Good evening, everyone. This is Sakshi Jain, and I have secured AI 37 in UPSC CSE 2025. This was my fifth attempt, and I have faced four interviews. This was my fourth interview. I am here to guide you and help you in the preparation of the UPSC since I have faced five prelims and cleared four prelims. So I believe that I can help you in somewhat manner. I will start from the prelims because it is near only. And the first thing that I would like to recommend to all of you is that कि अपन को प्रीलिम्स ऐसे नहीं देना है कि बस दे आते हैं ट्राई करने के लिए. ये गलती नहीं करनी है बिकॉज कंसिडरिंग कि अपने पास अटेम्प्ट्स लिमिटेड हैं तो अपन को केयरफुली उनको यूज़ करना है. और अगर अपन किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो आपने प्रिपेयर नहीं करा एंड आपका बाई चांस नहीं होता है तो एक आपकी मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं हुआ है हमारा. और बाई चांस आपका हो जाता है तो विद लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से मेंस निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या मेंस में वो स्कोर करना कि आपका रैंक आ जाए. जिनका फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है और तो उनको मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी. एंड जिनका बाद वाला अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी अटेम्प्ट है तो वो सेलेक्टिवली उठा सकते हैं. आई विल गेट टू द क्वेश्चंस आफ्टर completing the basics. So we will start firstly from the PYQs, importance of PYQs and the syllabus. The syllabus that the UPSC has given to us. UPSC का syllabus जो है वो आपका गीता बाइबल कुरान जो भी आप मानते हैं वो ही है आपके लिए. वो सिलेबस इतना डिटेल्ड है कि इतना अच्छा सिलेबस किसी एग्जाम का नहीं है. तो वो आप उसको अच्छे से याद करिए. आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को. सेकेंडली PYQs. तो PYQs उसका रियल एप्लीकेशन अपन को दिखाता है कि एग्ज़ाम क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, कैसे अपन को प्रिपेयर करना है, उनका माइंडसेट क्या है यूपीएससी पेपर सेटर्स के पीछे. तो अपन PYQs को दो तरह से अप्रोच करेंगे. फर्स्टली जब अपन पढ़ रहे हैं तब तो वाइल प्रिपेयरिंग यू कैन डू व्हाट कि अपन जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो आप 20-20 सवाल लगा लीजिए डेली कि आज 20 लगा लिए, नेक्स्ट डे 20 लगा लिए. और ये जो काम है आप मॉर्निंग में उठते ही करेंगे या जब भी आप उठते हैं जो आपका फर्स्ट काम होगा उठते ही वो होगा PYQs लगाना. 20 PYQs ऑफ एवरी सब्जेक्ट विच यू आर रीडिंग. सो आपने 10 दिन एक के लगा लिए, 10 दिन एक के लगा लिए, जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है. इससे आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी और एक जो यूपीएससी का मेंटालिटी है वो आपके अंदर इनग्रेन हो जाएगा. फिर आपको इफ़ यू कैन देन द लेटर फेज, फॉर एग्जांपल अराउंड नवंबर दिसंबर जब अपन मेंस पे स्विच करते हैं प्रिपरेशन अपना, उस टाइम आप जो अपनी कोचिंग्स वगैरह के आ रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस भी देती है. सो यू कैन गो फॉर दैट अलोंगसाइड द फोरम और विजन या नेक्स्ट आई गेस किसका भी जो आप टेस्ट सीरीज अप्रोच कर रहे हैं वो चीज़. मैंने विजन और फोरम के टेस्ट सीरीज लगाए थे और कभी कभी मैं किसी और के लेवल अप वगैरह की भी देख लेती थी वेरी सेलेक्टिवली. बट मैंने ये दो टेस्ट सीरीज को अच्छे से करा था. अब अपन को टेस्ट सीरीज कैसे अप्रोच करनी है वो बता देती हूँ. टेस्ट सीरीज आर नॉट ओनली एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाउ वी आर प्रिपेयरिंग या अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, वो एक आपका रीज़न है. दूसरा जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं दैट इज़ कंटेंट बिल्डअप. सो आपको टेस्ट सीरीज़ की जो आंसर्स होते हैं उसमें बहुत क्रिस्प कंटेंट मिलता है और जो आपका एग्ज़ाम में डिमांड हो सकती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है. सो मैं क्या करती थी कि मैं हर सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री का टेस्ट लगाया, साइंस का टेस्ट लगाया, पॉलिटी का टेस्ट लगाया. सो मैंने सबके एवर नोट पे नोट्स बनाए थे कि टेस्ट वाले नोट्स हैं ये मेरे. और उसमें मैंने जैसे कि हिस्ट्री का लगाया, मुझे ये सवाल नहीं आता था या फिर मेरा गलत हो गया है तो उसका एक पॉइंटर मैं बना लेती थी कि ठीक है ये अपने महलवारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम को लिखा डैश लगा के इन 5 वर्ड्स या सेमीकोलन लगा के बहुत शॉर्ट क्रिस्प में मैं उसको यूज़ करती थी. तो इस अकॉर्डिंग मेरा एक बहुत अच्छा डेवलप हो गया था वहाँ से कंटेंट, वेदर इट वाज करंट अफेयर्स और PYQs. ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो गया था क्योंकि मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया हुआ है किसी भी कोचिंग से. सो माई प्रिपरेशन इज आउट ऑफ सेल्फ स्टडी ओनली. दैट इज़ वाई आई यूज द टेस्ट सीरीज इन सच अ वे एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आपका जो टेस्ट लगाने वाला एक्सरसाइज है वो फ्यूटाइल ना जाए. सो इस तरह से मैंने सारे टेस्ट को अप्रोच करा था और ये मैंने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करा था. ऐसा एक भी टेस्ट नहीं था जो मैंने नहीं करा था. आपको प्रॉब्लम होगी, आप
गिव अप करने का आपका आएगा कि मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये एग्ज़ाम अपन को निकालना है तो गिव अप वाला जो सीन है उसको अपनी लाइफ़ से निकाल दो। नेवर गिव अप वाला आपको एटीट्यूड रखना है। तो कुछ चीज़ें जो फिक्स हैं इस कोर्स में, इस एग्ज़ाम में, वो आपको करके रखनी है। डिसिप्लिन, कमिटमेंट, नो सेल्फ डाउट, यू कैन डू दैट दोज़ थिंग्स। नाउ द स्टैटिक कंटेंट का रेलेवेंस। सो मेरा जब फर्स्ट 2022 में इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, तो 4 दिन बाद प्रीलिम्स था एंड आई क्लियर दैट प्रीलिम्स 2023 का प्रीलिम्स विद अ वेरी, वेरी गुड स्कोर। द रीज़न वाज़ माय स्टैटिक वाज़ वेरी गुड। जो भी अपने स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं, वो सब मेरे बिल्कुल अच्छे से नोट्स बने हुए थे उनके छोटे-छोटे, और मैंने रिवाइज़ करके रख रखे थे पहले से भी। बट मेरा स्टैटिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे पॉलिटी के या इकोनॉमी के या हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के किसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आई थी। सो आप जो आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, हिस्ट्री की पढ़नी है और पॉलिटी की पढ़नी है। ये बेसिक एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी ही है। आई वुड रिकमेंड, अगर किसी का हिस्ट्री जैसे मेरा वीक पोर्शन था हमेशा से, तो उसको आप क्लास 8 से शुरू कर सकते हैं। यू कैन मेक सम क्रिस्प नोट्स आउट ऑफ इट आफ्टर 1 रीडिंग एंड 2nd रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में आप यू कैन अंडरलाइन इन द बुक, 2nd रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और तब तक आपने पीवाईक्यूज़ भी लगा लिए होंगे। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट द कंटेंट आउट ऑफ देयर। मुझे टाइम मिला था, आई विल अपलोड माय नोट्स। तो उस बेसिस पे आप हिस्ट्री की और पॉलिटी में बहुत खास बात है कि उसमें से आप मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा उठा सकते हो। वो मेंस का कंटेंट आपको कहीं और कोई कोचिंग आई डोंट थिंक कोई प्रोवाइड करता है, बट वहाँ कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स लिखी हुई हैं, वो बहुत ही अच्छी, जैसे कि फेडरलिज्म इट इज़ लाइक ए रेनबो समथिंग, कोट लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हो। फिर एनवायरनमेंट का बायोलॉजी वाला जो बुक है, उसके लास्ट के आई थिंक 3-4 चैप्टर्स हैं, वो आपके काम में आते हैं स्टैटिक बायोलॉजी के लिए। तो दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ एनसीईआरटीज़ एज़ योर फाउंडेशन कोर्स, आई वुड से। देन स्टैंडर्ड मटेरियल्स सारे टॉपर्स ने बता रखे हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं, और यू कैन वॉच राजतनिल मैम का वीडियो है ज्योग्राफी का, RAJTANIL, मृणाल सर की वेबसाइट पर। सो आई हैव वॉच्ड फॉर ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द ओनली आई थिंक गो टू सोर्स। एंड इकोनॉमी मेरा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे को इकोनॉमी में इतना किसी मटेरियल का नीड नहीं पड़ा था। बट मैंने थोड़ा मैंने मृणाल सर के नोट्स ऊपर से देखे थे, और दूसरा मैंने विवेक सर के 500 क्वेश्चंस लगाए थे। एंड देन साइंस एंड टेक का मैंने ओनली IAS का बुक यूज़ करा था, जो उनका एक थोड़ा सा साइंस एंड टेक का आता है, उड़ान का आई थिंक। और ऐसे जो भी स्टैंडर्ड आपको बहुत सारे टॉपर्स के मिल जाएंगे। और एनवायरनमेंट के मैंने रोमन सैनी सर के वीडियोस देखे थे, शंकर IAS का बुक यूज़ करा था। जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल से वही सब यूज़ करे थे, बट द थिंग दैट वाज इम्पॉर्टेंट इन माय जर्नी इज रिविजन। So I use a revision technique of 24 hours, then 7 days, 15 days, 30 days, 3 months. So this was my revision cycle. So जो important parts हैं अपने, आर्ट कल्चर के हो गए हैं, या फिर जोग्राफी के हो गए हैं, मैपिंग के हो गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हुई है पॉलिटी में, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें क्रैम ही करना पड़ेगा, वहाँ नो कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड होगा, तो उनमें आप ये टाइमर सेट कर लीजिए अपने कैलेंडर में, जीमेल कैलेंडर में, और उसके बेसिस पे आपका हमेशा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमको करना पड़ेगा, हमको याद नहीं रहेगा कि हमको रिवाइज़ करना है। तो वो जब पिंग होगा, तो यू हैव टू सेट असाइड एवरीथिंग एंड रिवाइज़ इट। हाँ, एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम इतने टेस्ट लगाएँ। देखो, टेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 50 लगाए, 20 लगाए, मैंने कभी 20 से ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए एक साथ। सो इट्स जस्ट कि आपको कहाँ सैटिस्फैक्शन आ रहा है, आपका एक्यूरेसी लेवल कहाँ पर आ रहा है, या आपका पढ़ने का स्टाइल कैसा है। आप लोग अभी तक 21 ईयर्स की ऑफ एज, तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, दैट इज़ व्हाई हाउ यू आर अपीयरिंग इन द एग्जाम। सो आपका अभी तक कैसे न कैसे कोई पढ़ने का स्ट्रैटेजी रहा होगा। सो अप्लाई दैट, बिलीव इन योरसेल्फ, डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी कि कोई टॉपर आके बोल रहा है मैं 10 घंटे, कोई बोल रहा है मैं 15 घंटे। डू नॉट चेंज इट, डू नॉट चेंज योर टेस्ट अप्रोच, डू नॉट चेंज योर स्टडी अप्रोच कि यार नहीं, कोई 4 बार रिविजन करता है तो याद होता है। मेरे को 2 बार में याद हो जाता था, 1 बार मैं पढ़ती थी, मेरे 80% रिटेंशन था 2 बार में। सो मैं
ऐसे नहीं चाहती थी कि मुझे लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़नी है, दैट लाइक लॉट ऑफ पीपल से। सो आप अपने जो अपना स्ट्रैटेजी है, जो अपना अप्रोच है पढ़ने का, आप उसमें ट्रस्ट रखिए। एंड हाँ, एक अपन अब अपना मेंटल एनालिसिस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो जब आप टेस्ट लगा रहे हो, सो व्हाट यू शुड डू, मेंटेन सम एक्सेल शीट और सम अदर डिजिटल शीट। सो उसमें सबसे पहले ये देखो कि आपके किस रेंज ऑफ अटेम्प्ट, लाइक 80 टू 85 में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपके 95 वाले रेंज में, 95 टू 100 वाले रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, या आपके 75 टू 85 में आ रहे हैं। जैसे मेरा हाईएस्ट स्कोर आता था 75 टू 85 में, तो दैट इज़ हाउ आई नो कि मेरे जो तुक्के होते हैं, जो ब्लाइंड तुक्के होते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। सो मेरा एक्यूरेसी जहाँ मैंने पढ़ा हुआ है वो अच्छा है। सो आई फोकस्ड ऑन रीडिंग, रिवाइजिंग एंड देन प्रोड्यूसिंग इट इन द एग्जाम। सो वो आप आके एनालाइज करें आफ्टर गिविंग 10-12 टेस्ट, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द एफएलटीज हियर। सो उसको एनालाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ एक्यूरेसी बैठ रहा है। इसके बाद जो एक और एनालिसिस है, जो आप 2 और एनालिसिस मैं करती थी। दूसरा, मेरा दिमाग कब थक जाता है टेस्ट देते वक़्त, बिकॉज़ अपन को एग्ज़ाम में वैसे ही परफ़ॉर्म करना है। एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म 2 घंटे का जो परफ़ॉर्मेंस है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो जैसे मेरा जो ब्रेन जो थकता था, वो 30 टू 40 क्वेश्चन नंबर के बीच में थकता था। उस टाइम मेरे सबसे ज़्यादा आने के बाद भी गलत होते थे, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी। सो एट दैट टाइम आई रिलैक्स माई सेल्फ कि 31st क्वेश्चन आ गया, आई नो दैट आई एम गोना डू सम मिस्टेक। सो उस टाइम रिलैक्स कर दिया, टेक ए सिप ऑफ वाटर और जस्ट सी हियर एंड अराउंड, लाइक आसपास देख लो। तो ये वाला एक आपका ध्यान रखिए कि आपका दिमाग कब थक रहा है, बिकॉज अपन 2 घंटे तक नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जो तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी किस राउंड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड। सो आई यूज्ड टू गो फॉर फर्स्ट राउंड, लाइक फर्स्ट राउंड मेरा वो होता था जहाँ मुझे श्योर शॉट पता है इसका आंसर ये होगा। सो फर्स्ट राउंड आप लगाइए। अब जब मैं फर्स्ट राउंड लगा रही हूँ, तो आई विल लाइक एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल कि मैं क्या करती कि फर्स्ट पेज पे मान लो 5 सवाल है, तो मेरे को फर्स्ट आ गया, ठीक है, उसके आगे मैं 1 लिख लेती थी। सेकंड मुझे आ गया, उसके आगे भी मैं 1 लिख लेती थी। अब मान लो मुझे थर्ड क्वेश्चन है, उसमें मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट है। सो उसके आगे मैं लिखती थी 2, कि मैं सेकंड राउंड में खेलूँगी इस सवाल को, बिकॉज़ मेरे को यहाँ पर 2 ऑप्शन में डाउट है। और वो जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है, मैं वो टॉप पे लिख लेती थी, क्योंकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ढूँढना ना पड़े कि मेरे को अब कौन-सा सवाल रह गया है। तो उस थर्ड को मैंने ऊपर लिख लिया, फोर्थ मुझे आ गया, फिफ्थ मान लो मुझे 3 ऑप्शन में डाउट है, तो मैं उसके आगे 3 लिख लेती थी और उसको ऊपर लिख लेती थी। तो ऐसे जैसे ये मुझे मान लो 2 ऑप्शन में डाउट है, 3 ऑप्शन में डाउट है या 4 ऑप्शन में डाउट है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे मेरे 4 राउंड होते थे। इन सब क्वेश्चंस को मैंने ऊपर लिख लिया। अब मेरे 1 टू 20 जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद में मेरा ओएमआर फिल करती थी, और मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में करा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी, वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। सो इस तरीके से आपका क्या होगा, ब्रेन ना थकेगा आपका। और दूसरा, जब आप लास्ट में, आपको रश नहीं करना पड़ेगा कि ओ मेरी ओएमआर भरनी रह गई है, बिकॉज़ आपको ओएमआर से मार्क्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर सॉल्व करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, कितना ही आता हो आपको। सो ये अपन को ध्यान रखना है कि ओएमआर टाइमली भरनी है, और श्योर जब आप हो जाओ तब भरना है, ये नहीं कि आपको तुक्के लगा देना है वहाँ पर। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट यू आर सफिशिएंटली श्योर अबाउट योर ऑप्शन, लाइक 70-80%। उसके बाद आपको लगाना है। ऐसे आपको लाइक आपने पहला राउंड खेल लिया, एंड ट्राई टू कीप दैट राउंड विद इन 1 आवर और 1 आवर 10 मिनट्स, दैट इज़ एन आइडियल। फिर आपको सेकेंड राउंड खेलना है। अब मान लो आपके पास टाइम नहीं बचा, यू ओनली हैव 30 मिनट्स। ये भी हुआ है मेरे साथ कि मेरा फर्स्ट राउंड ही 1 आवर 30 मिनट्स में चला गया है। अब मेरे पास 30 मिनट्स है, तो आप सेकेंड और थर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो वो आप एक साथ कर सकते हैं। तो आपको भी देखनी है। तो मैं जब टेस्ट देती थी, तब भी मैं ये रखती थी कि मेरे फर्स्ट राउंड की एक्यूरेसी कितनी है, सेकेंड राउंड की एक्यूरेसी कितनी है, थर्ड की कितनी है, फोर्थ की कितनी है। सो मेरे फर्स्ट राउंड की और फोर्थ राउंड की एक्यूरेसी हाई थी कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड राउंड, बिकॉज पार्शियल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। सो दिस इज़ ट्रू फॉर मी कि सेकेंड और थर्ड जो होता है, जहाँ मुझे हाफ नॉलेज होता है, सो वो मेरी दिक्कत करता था। तो ऐसे आपको खुद को एनालाइज करना है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अपन भूलते हैं अपनी प्रिपरेशन में, वो है अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। सो अभी प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है, इट्स लेस देन आई थिंक 2 मंथ्स। सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे अभी ध्यान दें।
डोंट ओवरवेल्म्ड विद द थिंग्स। एंड ये नहीं कि आप अपने टारगेट्स बनाइए, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। एक टाइमर रखिए अपने टेबल पे कि आपको उसमें 10 घंटे क्लॉक करने हैं, 12 घंटे क्लॉक करने हैं, बट वो टाइमर जब भी चलना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। उसके बीच में कोई टाइम पास नहीं होना चाहिए कि आप फ़ोन चलाने लग गए, आप कुछ खाने-वाने लग गए, गाने सुनने लग गए, व्हाटएवर अपन टाइम पास जो करते हैं अपनी पढ़ाई में, वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो सिर्फ़ पढ़ने का होना चाहिए। एंड ट्राई टू जो अपन कहीं और पे फालतू टाइम वेस्ट कर देते हैं, डेली जो अपने चोर्स होते हैं उनमें आपको कम टाइम वेस्ट करना है, या आपको जिसमें लगता है नेगेटिव फीलिंग्स किसी से आ रही हैं, कोई अपन को पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दोज पर्सन्स। एंड जो आपको सपोर्ट कर रहा है कंसिस्टेंटली, प्लीज़ मेंटेन ओनली दोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आई नो सोसाइटी, जब अपन इस जर्नी में होते हैं तो सोसाइटी ओनली पुल्स अस डाउन। दे आर वेरी लाइक, आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसाइजर्स आल्सो इन माय जर्नी बिकॉज़ इट्स ऑफ 6 इयर्स। तो आई नो कि कितना डिफिकल्ट होता है डील करना चीज़ों से, मेंटल हेल्थ को सही रखना, जब एग्ज़ाम आ रहा है तो प्रेशर में आना कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ सेल्फ डाउट नहीं रखें। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज़ अपने ज़हन में डाल लें कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी इसको क्रैक नहीं कर सकता है, और आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, और आपको अगर नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है। बट ये बिलीफ लाने के लिए आपको अपना पढ़ाई को अच्छे से रखना पड़ेगा, उसको सही से स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा, अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। एंड इधर-उधर कंटेंट के पीछे नहीं भागें, लिमिट योर सोर्सेज़। अगर अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रहेंगे तो ही अपन को याद रहेगा। अगर आप एक चीज़ को 3 जगह से पढ़ोगे, बिलीव मी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कभी नहीं हो सकता है फिर। अगर आप एक चीज़ को, अगर आपको 3 जगह से पढ़ना भी है तो उसको एक जगह ले आओ फिर। मान लो आप आर्ट कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया भी पढ़ रहे हो, फाइन आर्ट्स भी पढ़ रहे हो, तमिलनाडु की बुक्स भी पढ़ रहे हो। आई नो दैट फाइन लाइक आर्ट कल्चर इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, सो ब्रिंग इट इन वन प्लेस। उस तरह से आप फिर अप्रोच कर सकते हो इफ़ यू हैव मल्टीपल सोर्सेस। या फिर आप आपकी जो कोचिंग मटेरियल है उसको रेफ़र कर सकते हो। कोचिंग अगर आपने नहीं करी है तो आप टॉपर के नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल्स, दे आर सफिशिएंट। मैं आपको टॉपर के नोट्स लास्ट में बता दूँगी सबके। करंट अफेयर का मटेरियल प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लिमिटेड रखना। करंट स्टैटिक इज़ आई थिंक 70% ऑफ योर पेपर एंड करंट इज़ 30% ऑफ योर पेपर, एंड यू नीड टू क्रैक 110 फॉर द फॉरेस्ट। आई थिंक 110 पे जाता है। सो 110 आपको लाने हैं, 125 का टारगेट रखिए। एंड कोई ज़्यादा आपको जो बोलते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट्स पे रहना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाना है कि इस बार तो क्रिकेट का क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार तो ये आर्मी जनरल वालों का क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम उन टॉपिक्स के पीछे भाग रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। स्टैंडर्ड मटेरियल हो गया अपना, एनसीईआरटीज़ हो गए, टॉपर की कॉपीज़ एंड टॉपर के नोट्स आई विल टेल यू लेटर। नाउ कम्स द करंट अफेयर्स दैट आई यूज़ द PT 365 और विजन IAS फॉर प्रीलिम्स एंड शून्य IAS। मैंने इन दोनों को यूज़ करा था इन माई 2022 वाला अटेम्प्ट। सो मैंने दोनों को कंबाइन करा था। जो मैंने शून्य से पढ़ा था वो मैंने विजन से नहीं पढ़ा था, जो विजन से पढ़ा वैसे नहीं पढ़ा। ओवरलैप नहीं करा था दोनों को, बट जो पार्ट जिसका अच्छा था उससे पढ़ा था। आई रिवाइज माई करंट अफेयर्स। सो लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है, बट यू कैन रिवाइज योर करंट अफेयर्स। 2 अप्रोच से कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइट करके पढ़ते हैं उसी मैगज़ीन में, तो उतना ही हाईलाइट करें जितना पढ़ें, और कुछ-कुछ लिख लें वहाँ पर। जो भी अगर लैपटॉप या आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो उसमें वहीं पर राइट अप कर लें को छोटा करके। और अगर आप मेरे जैसे हैं जो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, नोट्स में बिलीव करते हैं, सो मैं विजन के भी नोट्स बना लेती थी। बट मेरे पहले डिसाइड कर लेती थी कि मुझे ये 100 पेज का विजन का या 150 पेज का जो है मुझे 5 पेजेस में ख़त्म करना है। अब वो मैं कैसे भी करूँ। सो क्योंकि मुझे वो उतने में ही रिवाइज़ करना है, मुझे पता है उतना ही रिवाइज़ होगा, और अपन लिमिट करेंगे तो कंटेंट अपना बहुत छोटा हो जाएगा। एंड लास्ट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटली प्रेशर में नहीं आना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस अप्रोच से आप प्लीज़ चलिए। न्यूज़पेपर्स न्यूज़पेपर्स आर द गोल्ड माइन फॉर द यूपीएससी। सो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, बी इट द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। आई यूज्ड द हिंदू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, and Indian Express for the interview.
और इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप हिंदू भी पढ़ते तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पार्ट पढ़ लें। सो मैं क्या करती थी कि मैंने व्हाट्सएप पर 4 ग्रुप्स बना लिए, जीएस 1, 2, 3, 4। अब मुझे वहाँ से कुछ भी अच्छा था तो मैंने वहाँ पर से उसको टाइप कर लिया मेरे फ़ोन में और उस ग्रुप में लिख लिया या फिर उसका पिक्चर ले लिया अगर बहुत बड़ा है तो। आई यू प्रेफर टू राइट, क्योंकि अपन छोटा-सा लिख सकते हैं, उतना ही पढ़ना है। कोई न्यूज़पेपर को क्लिपिंग लेते हैं तो अपन नहीं पढ़ते दोबारा। सो आप उतना सा उसको ले लें, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको टाइप कर लें। अपन चैट भी बहुत करते हैं अपने दोस्तों से, तो आई बिलीव कि आप सबका टाइपिंग स्पीड तो बहुत अच्छा होगा। सो यू कैन बहुत आप फास्टली टाइप कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। इसको आप फिर क्या करिए, वहाँ पर हैशटैग्स लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए कि ये गवर्नेंस का है, ये सोसाइटी का है, ज्योग्राफी में काम आएगा, पॉलिटी में काम आएगा, आईआर में काम आएगा, इकोनॉमी में काम आएगा। हर ग्रुप में एक अलग से लिख लें आप, ताकि उस टाइम आप जब अपने नोट्स में पढ़ें तब सर्च करके उसको उस वहाँ पर भी आप फिर रख लें, ठीक है ये वाला रेफरेंस मुझे मेरे आंसर में डालना है, या आप जब टेस्ट दे रहे हैं तब भी आप उस रेफरेंस को डाल सकें। न्यूज़पेपर्स हो गए अपने। सी सेट नाउ, मेरा सी सेट हमेशा से सही रहा है, बट आई हैव सीन मैनी पीपल कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स का भी सी सेट की वजह से अटक अटक गए। इवन लाइक उनका कभी प्री नहीं हुआ, उनका मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, दे हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, बट उनका सिर्फ सी सेट की वजह से उनको प्रॉब्लम आ गई है कि 2-3 अटेम्प्ट तो वो सी सेट निकालने में लग गए। तो कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। सो प्लीज़ सी सैट पे ध्यान रखिए, और इसका जो सबसे अच्छा सोर्स मटेरियल है वो यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं। आप उनका आंसर की और उनका जो पेपर है उसको लेकर बैठें और उसको सॉल्व करें। यू विल रियलाइज़ कि कैसे वो कॉम्प्रहेंशंस पूछ रहे हैं, कैसे मैथ्स पूछ रहे हैं, एलआर पूछ रहे हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम द नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, आई बिलीव दैट आपको फिर कॉम्प्रहेंशन और एलआर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको कहना चाहूँगी, बहुत सारे इंजीनियर्स को भी मैंने सी सेट में फेल होते हुए देखा है, प्लीज़ ऑफेंड मत होना। वो इसलिए देखा है बिकॉज़ उन लोगों ने मैथ्स को अपनी ईगो पे ले लिया। सो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आए, वी डोंट नो कि मैथ्स डिफ़िकल्ट आएगा कि कॉम्प्रहेंशन डिफ़िकल्ट आएगा। सो वहाँ पर अपना उस अकॉर्डिंग आप प्लीज़ स्ट्रैटेजी रखिए, ये नहीं कि मेरा तो मैथ्स अच्छा है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से मैं मैथ्स से सॉल्व करूँगा। आपका बहुत टाइम चल जाएगा, वो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई भी नहीं होगा। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पेपर को देखकर, उसके नेचर को देखकर अटेम्प्ट करिए। मेरा भी मैथ्स हमेशा से अच्छा है, मैं सोचती हूँ कि मेरा मैथ्स तो हो ही जाएगा, बट एक साल आई थिंक 2023 का ही था, मैथ्स बहुत हार्ड आया था, बट मैंने खुद की ईगो पे नहीं लिया उस चीज़ को, मैंने कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करे। मेरा कॉम्प्रहेंशन कभी से अच्छा नहीं था, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। तो मैंने उसको अटेम्प्ट करा, मेरे वो सब सही भी हो गए क्योंकि बहुत ईजी था, उन्होंने मैथ्स से भी पेपर बनाया था। सो प्लीज़ ये अप्रोच अपने ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करिए, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करिए, तो आपका हो जाएगा। नाउ एग्ज़ाम टेम्परामेंट की मैं बात करना चाहूँगी नेक्स्ट पर। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 घंटे होता है, एंड उस टाइम में आप ये सोचें कि इस दुनिया में आपके लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इवन योर हेल्थ। और आपने कितना भी मेहनत करा है, अगर आप उस टाइम अपना दिमाग को सही नहीं रखेंगे, जगह नहीं रखेंगे, प्लेस पे नहीं रखेंगे, तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। सो जैसे कि बोलते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ उस बर्ड की आँख दिखी थी, तो वैसे ही आपको रखना है कि आपको सिर्फ वो एक क्वेश्चन दिख रहा है जो आप सॉल्व कर रहे हो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्या पेपर हार्ड है, ईज़ी है। इट इज़ हार्ड फॉर एवरीवन, इफ इट इज़ ईज़ी, इट इज़ ईज़ी फॉर एवरीवन। सो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस पे ध्यान रखिए। उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, आपके रूम में भी कुछ हो रहा है, किसी का अटेंडेंस शीट में कोई गड़बड़ हो गई है, किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई, प्लीज़ वो 2 घंटे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उस टाइम खुद को शांत रखिए और अपना कॉमन सेंस अपने साथ लेकर जाइए। इट इज़ एन एग्ज़ाम, आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी गुड। मैंने पूरी मेहनत कर ली है, अब बस मुझे 2 घंटे रिज़ल्ट निकालना है उस मेहनत का, और कुछ भी आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड दोज 2 आवर्स एवरीथिंग कैन बी डेल्ट आफ्टरवर्ड्स, बट आपको उस टाइम उन 2 घंटे पे ध्यान देना है, उस पेपर पे ध्यान देना है। किसी क्वेश्चन से हताश नहीं होना है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, मेरा तो अभी इतना रह गया। बिलीव मी, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे फर्स्ट पेज पे एक भी सवाल नहीं आता था, बट यू टर्न द पेजेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आपने इतना पढ़ा है, आपको आएंगे क्वेश्चंस, वो होगा एंड यू विल क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट, अपन सब किसी न किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, किसी में बुरे होते हैं।
जैसे कि ये जो ह्यूमैनिटीज़ से होंगे उनका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ अच्छा हो सकता है। जो इंजीनियरिंग वाले होंगे वो लोग इकोनॉमी ईज़िली कैच कर लेते हैं। आई हैव सीन पीपल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इकोनॉमी कैच कर लेते हैं। साइंस, टेक उनका अच्छा कैच होता है, ज्योग्राफी अच्छा होता है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ्स ढूँढिए। अब उसमें आइडेंटिफ़ाई करिए कि आपका कितना पेपर उस स्ट्रेंथ से निकल रहा है। इन माय केस माय पॉलिटी वाज़ स्ट्रॉन्ग, माय ज्योग्राफी वाज़ स्ट्रॉन्ग, माय इकोनॉमी वाज़ स्ट्रॉन्ग एंड साइंस एंड टेक मेरा डिसेंट था बिकॉज़ मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी। बाकी हिस्ट्री वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी। सो अब जैसे कि वहाँ से अपने को पता है पॉलिटी के 15-16 सवाल आ जाएँगे, ज्योग्राफी के 16 सवाल आ जाएँगे, मैपिंग के भी उसमें इंक्लूडेड है। देन अपने इकोनॉमी के 20 सवाल आ जाते हैं। तो मेरा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट में आ जाता था। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करिए एंड मेक इट योर स्ट्रॉन्ग पार्ट विद योर बैकग्राउंड ओनली। Now we will go for the mains. Sorry, I missed one more thing in the prelims itself. So your prelim is on 25th May. आप एक मेरा सजेशन है, अगर आप ये सब कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। स्टार्ट फ्रॉम 1st May एंड जो यूपीएससी के PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नॉट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाना है। स्टार्ट फ्रॉम 2013 उसको आप प्लीज़ लेकर जाइए और पूरा 2025 तक असेंडिंग ऑर्डर में। आज 2013 का लगाया, कल या परसों में उसको 2014 का लगाया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, बीच में कोई टेस्ट सीरीज का किसी भी टेस्ट का कोई सवाल नहीं लगाना है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको यूपीएससी के और टेस्ट के 2 वायर्स को क्लैश नहीं करना है। यूपीएससी का आपको एग्ज़ाम देना है, किसी कोचिंग का नहीं देना है आपको एग्ज़ाम। दोनों का मेंटालिटी डिफरेंट है। कितना ही कोई कोचिंग वाला आ जाए, कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता यूपीएससी की मेंटालिटी को। प्लीज़ डोंट क्रॉस दोज़ वायर्स। आपको दोनों को अलग-अलग रखना है। आपको यूपीएससी को ही अपने सबकॉन्शियस में इम्प्लांट करना है। आप वो डेली आप सुबह जो उसका यूपीएससी का टाइम है 9:30 से 11:30 उसके बीच में ही आपको वो पेपर देना है। बीच-बीच में अगर आपका सीसैट आपको लगता है नीड है, इट इज़ वीक और इट इज़ नियर द बॉर्डर या आपको उसकी वजह से पहले रह गया है, उसको दिन में लगाना है। अब आपके पास क्या होगा, सुबह आपने 100 सवाल सॉल्व करे, 100 सवाल के 4 ऑप्शन मतलब 400 टॉपिक्स। अब आप उस पूरे दिन में 400 टॉपिक्स आपके पास आ गए पढ़ने के लिए। इससे पहले आपको आपका प्रीलिम्स का 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको मैंडेटरी रखना ही है और उसके बाद आपको 1st मई से आपका डेडलाइन है, आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। 4 बार करिए, चारों बार बढ़िया रहा है मेरे लिए। और बहुत सारे टॉपर्स और भी हैं जिनसे मेरी बात हुई है एंड आई हैड द सेम स्ट्रैटेजी। आई वाज़ सरप्राइज्ड। तो इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन है, आप उन सबके बारे में पढ़ लेंगे। यूपीएससी का मेंटालिटी आप में आ जाएगा। वन मोर थिंग, डू द रिसर्च ऑफ द 4 ऑप्शंस। जैसे कि अपन को पता है बायोटेक से हर क्वेश्चन आता है, या फिर पॉलिटी के कोई पार्ट है, मतलब प्रेसिडेंट आ गया उस पे से क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नर वाले पे आते हैं। तो ये पहला तो ये सवाल पूछा क्यों, और उसके आसपास का जितना मटेरियल है वो आपको पढ़ना है और उस पे प्रॉपर जाके आपको रिसर्च करनी है यूपीएससी ने पूछा क्यों था इस साल, और इस साल ऐसा कुछ हुआ है क्या जो उससे रिलेटेड है और यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। इफ़ यू हैव नोटिस, यूपीएससी ने 2 या 3 बार प्लास्टिक टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा है। अगर किसी ने वो पहले वाले साल में ऑब्जर्व कर लिया था, उससे प्रिपेयर कर लिया था, तो नेक्स्ट ईयर इट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर दैट पर्सन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। बहुत ईजी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता। आप ही देखोगे बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत टॉपिक्स रिपीटेड हैं। मैपिंग के तो इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। डोंट गो फॉर दैट लेक्स, कुछ 1-2 लेक्स पूछी थी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, उन पे नहीं जाएगा। यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशंस भी पूछे हैं, उनको देखिए। गंगा के रिवर्स पूछिए, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, वो भी पूछा है लेफ्ट टू राइट। सो आप देखोगे कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स से आ रहे हैं। सो वो आप प्लीज़ नोटिस में रखिए। अब आप जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे लेंगे, अपना पेपर एनालाइज करिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं आप एस्टिमेट कर ही सकते हैं। इस बार तो आंसर की भी निकल जाएगी। एक और चीज़ करिए फॉर द मेंस, वो जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि उन 100 क्वेश्चन से ही लगभग मिनिमम 6-7 क्वेश्चंस उस थीम पर मेंस में आते हैं। आप 4 साल के पेपर निकालिए पिछले साल, चारों साल आपको मेंस में क्वेश्चंस दिखेंगे। एंड 2022 में मुझे वो रियलाइज़ हुआ था, पता नहीं था। अटेम्प्ट देने के बाद पता चला था। 2023, 24, 25 तीनों में मैंने उस चीज़ को देखा है लाइव होते हुए। सो आप 100 क्वेश्चन से अगर आपका 6-7 क्वेश्चन भी बैठ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका ये। मेंस में सो मेरा बहुत ज़्यादा था मेंस और प्री का जो कंटेंट था वो
एक साथ था। मैंने बस वहाँ डिस्टिंक्शन कर लिया था कि पी लगा दिया था प्रीलिम्स वाले पर। सो ऐसे मैंने डिस्टिंक्शन कर लिया था। मैंने 2 सेपरेट सेट ऑफ नोट्स नहीं बनाए थे। जो सेपरेट सेट था वो था माइक्रो नोट्स का, जो छोटे वाले नोट्स होते हैं जो लास्ट में रिवाइज़ करने होते हैं कि ये पॉइंटर्स हैं मुझे लास्ट में रिवाइज़ करने हैं। सिर्फ़ उसके ही नोट्स मेरे अलग थे प्रीलिम्स और मेंस के। बाकी GS1 GS1 इज़ वेरी डायग्राम हैवी। सो मैंने ज्योग्राफी के जितने डायग्राम्स हैं, आर्ट कल्चर के जितने डायग्राम्स हैं, सबको एक जगह लिख लिया था। सोसाइटी में स्टेक होल्डर वाइज या डायमेंशन वाइज डायग्राम्स बना के मैंने प्रैक्टिस करे थे। और कितने डायमेंशन से मैं सोच सकती हूँ किसी आंसर को, मैं कैसे सिलेबस के वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ मेरे आंसर में, ये सब मैंने आंसर राइटिंग में मेरा यूज़ करा था। देन हाँ, एक हर जीएस की एक वोकैबुलरी होती है, हर जीएस के हर सब्जेक्ट की। सो जब आप पढ़ रहे हो ना, तब डिजिटली या फिजिकली जैसे भी आपको पसंद हो, आप वो वर्ड्स वहाँ लिखते जाइए कि अच्छा ठीक है, आज ये वाला अच्छा वर्ड निकला, ये वाला अच्छा वर्ड निकला। देखिए रीजनलिज्म, रीजनलिज्म डायरेक्ट क्वेश्चन है, आते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो कहीं पर भी। रेडिकलाइजेशन रीजनलिज्म हो गया, या फिर सोशल हायरार्की हो गई, स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो अपन को पता है कि अपन पहले से तैयार करके रख सकते हैं। दूसरा हो गया इंट्रो एंड कंक्लूजन्स। सो जिनके भी जो भी फिक्स टॉपिक्स हैं उनके इंट्रो और कंक्लूजन पहले से तैयार करके रखिए। टॉपर कॉपी से आप तैयार कर सकते हैं, कोचिंग के मटेरियल से आप तैयार कर सकते हैं, या यू कैन डू योर ओन रिसर्च ऑन द गूगल। सो एक नोट्स बना लीजिए कि ठीक है, गुप्ता का आया तो गुप्ता के मैं यहाँ पर ही लिख दूँगा, और फिर मैं यहाँ पर एक मैप बना दूँगी, उसमें गुप्ता का एम्पायर दिखा दूँगी, एंड नीचे मैं उसको एक कंक्लूजन लिख दूँगी कि ये तो बहुत ही गोल्डन वाला था, उसका शुरू में तो अपन ने टाइम बता दिया, बाद में उसको गोल्डन एज बता दिया, या उसका अपने आगे के आर्ट कल्चर में अपनी हिस्ट्री को उसने आगे वाली जो थी उसको कैसे और ज़्यादा निखारा। तो आप ये कर सकते हैं, या उसका आज प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है गुप्ता एम्पायर का, या मराठा एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का, चोलास का। तो आप इस तरह से उसको पहले से बना सकते हैं। सोसाइटी में भी आप पहले से बना सकते हैं कि मैरिज पे क्वेश्चन आया, जॉइंट फैमिली पे क्वेश्चन आया, या फिर सेलियंट फीचर्स पे आया, यूनिटी पे आया। तो आप ऐसे सबके पहले से तैयार करके रखिए, याद करके रखिए। यू हैव जस्ट टू रिप्रोड्यूस इट ओवर देयर। फिर आप GS1 में आर्ट कल्चर में आएगा, हमने नाउ शेयरिंग माई नोट्स कि मैंने कहाँ से लिए हैं, प्लीज़ उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला तो आता है आपका आर्ट कल्चर। सो आर्ट कल्चर का मैंने शुभम अग्रवाल सर है, या 25 या 22, तो उनके मैंने नोट्स यूज़ करे थे। हमारा ऑप्शनल सेम है तो इसलिए मुझे उनका नोट्स का अप्रोच अच्छा लगा। तो आर्ट कल्चर के मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने नोट्स कनिष्क कटारिया सर के यूज़ करे थे। देन मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने एक तो अपेंडिक्स, जो स्पेक्ट्रम में अपेंडिक्स है वो यूज़ करी थी, और टाइमलाइन मैंने मेरे नोट्स बना लिए थे 10-15 पेज के, वो मैं देख रही थी लास्ट में। देन बीच में टेबल्स हैं वो मैंने यूज़ करी है। इसके बाद महक जैन के मैंने नोट्स यूज़ करे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उनके बहुत छोटे से नोट्स हैं। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज से जो जो मुझे अच्छा लगा आई एक्सट्रैक्टेड। ज्योग्राफी में आई ब्लाइंडेडली फॉलोड MCRT रास्तानिल मैम, एंड फॉर मेंस जयंत नाटा सर्च नोट्स, उनके एवरनोट में नोट्स हैं, मैंने उनका प्रिंट निकाले था थोड़ा सा मॉडिफाई करके। सो मैंने उनके पूरे नोट्स यूज़ करे थे। ज्योग्राफी में मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है, डायग्राम्स का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा था। देन इसके बाद सोसाइटी में मैंने जयंत हाटा के नोट्स, सर के नोट्स यूज़ करे थे। एंड सोसाइटी आप प्लीज़ थोड़ा फील करिए उस चीज़ उसको, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द UPSC सिलेबस, क्योंकि अपन उसको होता हुआ देखते हैं, और UPSC भी बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चे को कौन चाइल्ड केयरिंग हो गई, या आजकल डिजिटल वेलबींग पर। सो इन सब पे बहुत प्रैक्टिकल आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। UPSC इज इवॉल्विंग, सो इवॉल्व योरसेल्फ, थोड़ा नेचुरल तरीके से लिखने की कोशिश करिए। सोशियोलॉजी वाले प्लीज़ ध्यान दें, वहाँ पर थियरीज मत लिख कर आइए, उसको कॉम्प्लिकेट मत करके आइए। थोड़ा सा आपके पास सोचने का बहुत कुछ होता है ऑप्शन वालों के पास सोसाइटी में, तो वहाँ ज़्यादा मतलब ओवरडू नहीं करिए। यूज़ योर स्ट्रेंथ, डू नॉट मेक योर स्ट्रेंथ योर वीकनेस। Now we are coming to the GS2. GS2 इज़ अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और इसका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। पॉलिटी सीधा सीधा 10 सवाल देती है। सो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है, एंड आई हैव यूज्ड प्रहार प्रहार बुक। आई थिंक ओनली IAS का
या ओनली आईएएस का जो पीडब्ल्यू ने ले लिया, उनका वो बुक है। तो वहाँ से मैंने कंटेंट उठाया, एक-एक पेज के मैंने नोट्स बनाए, जैसे कि आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। सॉरी। हाँ, सो मैंने क्या करा, जैसे फेडरलिज्म है तो फेडरलिज्म के मैंने सारे आर्टिकल्स, रेलेवेंट आर्टिकल्स लिख लिए, फिर इंट्रो बना लिया, फिर उसमें मुझे जिस पीवाईक्यूज मैंने देखे और उसके बेसिस पे मैंने मेरे नोट्स डेवलप कर लिए। आई विल शेयर माय नोट्स सून। ऐसे मैंने फेडरलिज्म के 2 पेज के नोट्स, प्रेसिडेंट के 1 पेज का नोट, गवर्नर का नोट, उसी में मेरे सारे केस लॉज हैं, उसी में मेरे सारे जो भी कमिटीज़ आती हैं वो सब है, सारे आर्टिकल्स हैं, उसको कैसे मुझे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में बांटना है वो सब कुछ है, कंक्लूजन भी वहीं पर बना हुआ है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पॉलिटी तो बहुत प्रिडिक्टेबल पार्ट है, 10 सवाल आते हैं तो बहुत रिपीट होगा, जुडिशरी से, इलेक्शन से। अब अपन को पता है किसी सारे इलेक्शन हुआ तो पूछना है, या जुडिशरी पे कुछ ना कुछ बात चली है न्यूज़ में तो उस पे से आएगा क्वेश्चन। ये चीज़ अपन को पता है। प्रेसिडेंट पे इलेक्शन हुए हैं तो पता है, गवर्नर सेंटर स्टेट रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो चीज़ अपन को पता है। तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे, वी नो दैट। सो प्रिपेयर, अच्छे से पहले प्रिपेयर करिए। यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, वी नो कि वो लोग यूएस से क्वेश्चन पूछेंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल थिंग। सो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो मटेरियल है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए वहाँ पर। देन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये मैंने खुद से प्रिपेयर करे थे। तो गवर्नेंस में हर एक वर्ड पे मैंने नोट बना लिया था और पीवाईक्यूज को यूज़ करके मैंने नोट्स बनाए थे। और सोशल जस्टिस में मैंने हर एक स्टेक होल्डर पे बना लिए थे नोट्स, कि विमेन पर, सीनियर सिटीजन्स पर, चाइल्ड की हर एक प्रॉब्लम पर, चाइल्ड मैरिज पर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर सारे लॉज लिख लिए। उसके बाद मैंने जितनी प्रॉब्लम्स है वो लिख ली, पूरा स्टैटिस्टिक्स सारी जगह पर लिख लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उनसे रेलेवेंट वो सब एक जगह लिख लिए। एनजीओज बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब एक जगह लिख लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो सब लिख लिया। किसी कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है उसको लिख लिया, फिर कंक्लूजन बना लिया अच्छा सा। और देखो आजकल एसडीजी मतलब थोड़े कम रिवॉर्डिंग हो चुके हैं, पहले बहुत था। सो एसडीजी को आप प्लीज़ अवॉइड करिए, थोड़ा कॉमन मत बनाइए अपने आंसर को, थोड़ा प्लीज़ उसको थोड़ा न्यू टच दीजिए। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बहुत लोग इग्नोर करके जाते हैं। 4 सवाल आते हैं 50 नंबर के, बहुत स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ पर मैप आप यूज़ करिए और जो भी न्यूज़ में हो रहा है प्लीज़ उसको फॉलो लेते रहिए। सो आप आई यूज़ टू वॉच पलकी शर्मा मैम्स वीडियोज़। तो आई थिंक अब तो वो नहीं है, अब तो वो जर्नलिज्म में नहीं है, बट आप वैसे बहुत सारे और भी हैं। आई थिंक शेखर, मिस्टर शेखर ऑल्सो दो। सो आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए, सनसद टीवी को, या किसी को भी आईआर में। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए आईआर के लिए, बिकॉज ये पूरा करंट का है, इसमें कुछ भी स्टैटिक से नहीं आएगा। स्टैटिक को आपको यूज़ करके करंट को लिंक करके आंसर लिखना है उसमें। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट क्वेश्चन करंट से आएगा। सो प्लीज़ बी अवेयर कि क्या चल रहा है आईआर में, उसके बिना नहीं आप लिख पाओगे। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, यू हैव टू लिंक एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी लिंक करनी है आपको ह्यूमन राइट्स लिंक करने हैं उस आंसर में, ज्योग्राफी लिंक करनी है चीज़ों की, मैप बनाना है, इंडिया के रेलेवेंस, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से आपको आंसर देना है, फिर मल्टीलैटरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट से आपको आंसर देना है, इंडिया की मेंटालिटी को आपको वहाँ शो करना है। प्लीज़ लिसन टू अ डिप्लोमैट्स, स्पोक्स पर्सन जो है एमईए की वेबसाइट पर जाकर आप थोड़ा थोड़ा आप सुन लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा आप सुनेंगे तो आपको वही मेंटालिटी डेवलप हो जाएगा कि आपको इंडिया वे में कैसा आंसर देना है। इसके बाद GS3। सो GS3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा पेपर है और बहुत डायनेमिक पेपर है।
अपन को ओवरडू नहीं करना है इस पेपर में। क्योंकि अपन इसमें ओवरडू कर दिए तो अपने दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे। तो आप जब जीएस 2 का जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा ना, तो उस टाइम आप डीएम साथ में पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक हेवी सब्जेक्ट और एक लाइट सब्जेक्ट आपका रहेगा, तो जब आप जीएस 3 पढ़ने जाएँगे तो डीएम आपको अलग से दिखेगा नहीं। ऐसे कोई छोटा-छोटा सब्जेक्ट के डीएम के 2 सवाल आ सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ मिलकर उसके 4 या 3 सवाल आ सकते हैं। या ये लोग आजकल वैसे भी बहुत लिंक कर रहे हैं साइंस को, एनवायरनमेंट को, डीएम को, ज्योग्राफी को। सो प्लीज़ लाइक कीप योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। छोटे नोट्स बनाइए और लिमिटेड जगह से पढ़िए और उसको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। देन आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, बहुत ही ईज़ी टॉपिक है आई वुड से। इतना अच्छे से सिलेबस दे रखा है, हर एक वर्ड उन्होंने बता रखा है। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, ये तो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, तो उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए। जैसे इस बार एलडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ आप देख लीजिए। क्वेश्चन तो आएगा ही है एलडब्ल्यू पर। और हाँ, एग्रीकल्चर के 4 सवाल हैं, रिपीट होते हैं हर बार। पिछले आप 10 साल देखें कि कैसा पैटर्न बन रहा है उसमें, उसको एनालाइज़ करिए और वो सवाल रिपीट होंगे उस टॉपिक से। अब उस टॉपिक में कहाँ से आएँगे ये आपको देखना है करंट से। तो एग्रीकल्चर बहुत स्कोरिंग है, बहुत रिपीटेड है। इसमें आप मेंस के लास्ट के टाइम के लिए कैसे आप सोच सकते हैं कि मेरे सबसे बड़े पहले तो प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्रीकल्चर की, कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन सॉल्यूशंस, स्कीम्स, क्या डेटा है, मेन फसलें कौन-सी हैं अपने यहाँ पर। फिर जो अलाइड टॉपिक्स हैं उसको वैसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। बट ये बेसिक्स आप रखिए, कोई सा भी एग्रीकल्चर का आंसर आप लिख सकते हैं। इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने ये कर लिया, आप कोई सा भी इकोनॉमी का सवाल डील कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आई वुड सजेस्ट फ्रॉम द विजन, एंड विजन का जो बुक आता है, उसका समरी आता है। दूसरा जो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ब्लू बॉक्सेस होते हैं, वहाँ से आप केस स्टडीज़ उठा सकते हैं, जो अच्छी-अच्छी केस स्टडीज़ हैं, जो पहले कोई यूज़ नहीं करा हुआ है। तो इससे ओरिजिनैलिटी मिल जाएगी आपके आंसर को। डेटा यूज़ करिए, ग्राफ यूज़ करिए, डोंट ओवरडू एनीथिंग, बस ये ध्यान रखिएगा। देन बजट से आप स्कीम्स निकाल सकते हैं, करंट रेलेवेंट बना सकते हैं टॉपिक को। और ये मेंस 365 आप यूज़ कर लीजिए वहाँ पर, या और जो भी आपका स्टैंडर्ड बुक है, जो भी कोचिंग वालों ने आपको पढ़ाया है, वो आप पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें। देन जीएस 4 इसका बहुत ही अच्छा आउटपुट रेशियो है, बहुत अच्छा। आप इसमें केस स्टडीज़ पे ध्यान दें, और हर केस स्टडी का एक सॉल्व करने का एक तरीका है। अपन को अच्छे वर्ड्स ही नहीं फेंकने वहाँ पर, उसके पीछे का रीज़निंग बनना बताना है। ये कोई भी बता सकता है कि ऐसे केस में अपन को करना क्या है। लोगों की जान बचानी है और सर्विस करनी है, यही सब करना है सबको। लेकिन वो क्यों करना है और कैसे करना है, ये आपको वहाँ लिख कर आना है। आपको वैल्यूज़ लिख कर आनी है कि ठीक है, इसके पीछे ये वाली वैल्यू लग रही है, इसके पीछे कांस का ये वाला लग रहा है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव लग रहा है, निष्काम कर्मा लग रहा है, या गांधी जी का कोई टीचिंग लग रहा है। यूज़ एवरीथिंग वेस्टर्न इंडियन, every kind of philosophy in your answer. There are a lot of thinkers, lot of philosophies, and lot of best practices जो भी चल रही हैं पिछले 5 साल में, जो ये रिपीटेडली यूज़ होगी, इसको यूज़ मत करें। यूज़ जेमिनी, यूज़ चैट जीपीटी, बेटर इंडिया टू गेट योर ओन एग्जाम्पल्स। आप जब टेस्ट दें तब देख कर भी लिख लें, 2 या 3 बार आप देख कर लिख लें। GS 4 के 5 या 6 टेस्ट लगाए मेंस में, आप देख कर भी लिख लें। शुरू के टेस्ट में आप वैल्यूज़ को देख कर लिख लीजिए, टाइम लगेगा पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट से टाइम नहीं लगाना है आपको। प्लीज़ टाइम का ध्यान रखना है टेस्ट लगाते हुए। देख कर लिखें, प्रैक्टिस करें। और ऐसे आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव यू एन ऐसे गाइडेंस, बिकॉज मेरा ऐसे में कभी भी स्कोर अच्छा नहीं रहा है। बस ऐसे में मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि मेरे शायद मार्क्स क्यों कटते हैं, क्योंकि मेरा लैंग्वेज थोड़ा ऐसे का कॉम्प्लेक्स है। मैं हमेशा से ही टॉपिक्स लिखती थी स्कूल से, तो शायद इस वजह से मेरा थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो गया है। सो कीप योर लैंग्वेज सिंपल, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। अब ऑप्शनल, मैं ऑप्शन वाज कॉमर्स इन अकाउंटेंसी बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ट्रेनिंग। सो मैंने ऑप्शनल चूज़ करने का तो ऑब्वियस रीज़न है क्यों करा, और इसका अप्रोच मैंने बता रखा है ऑलरेडी रैंकर्स क्लासेस के वीडियो पर। जिसका भी ऑप्शन हो प्लीज़ वो वहाँ जाके देख सकता है। अब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करना चाहूँगी। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको डेली करनी है। पीवाईक्यू से आप करिए आंसर राइटिंग, और टेस्ट भी आपको देने हैं। शेड्यूल को पक्का रखिए, सामने शेड्यूल चिपका लीजिए कि मेरे को ऑप्शनल का लिखना है, जीएस का लिखना है, एसए का लिखना है, अपने टेबल के सामने।
जब वो मेंस का प्रिपरेशन टाइम हो तब तो करना ही है, क्योंकि अब वही आने वाला है आप लोगों का। और जिसके पास अभी 1 साल है, वो नेक्स्ट ईयर अपियर कर रहे हैं, प्लीज़ अपने संडे टू संडे टेस्ट लगाइए। अच्छे से उनको एनालाइज़ करिए। अब टेस्ट को लगाना ही नहीं है, उसको आपको इम्प्रोवाइज़ भी करना है। कि पहले तो अपन को कंटेंट यूज़ करना है, फोरम जैसे फोरम आईएएस का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैंने 4 साल से वही दिया है। कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मेरे नोट्स में उसको लिख लेती थी। नेक्स्ट आईएएस के भी मैंने टेस्ट दिए हैं, और मैंने किसी के मेंस के टेस्ट नहीं दिए हैं एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। और मैंने रैंक को कॉमर्स के तो मैंने रैंकर्स के टेस्ट दिए। देन आपको एक, जब आप आंसर राइटिंग जो डेली वाली ओपन करते हैं, टॉपर कॉपी से करते हैं या फिर पीवाईक्यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या करिए, मान लो आपने एक बार आंसर लिखा कि एथिक्स का किसी भी पार्ट का, अब अपन को पता है कि पहली बार में अपना आंसर अच्छा नहीं आएगा, उस आंसर को आप अगले दिन दोबारा लिखिए। आपको भी लगेगा कि मैं क्या आपको फ्यूटाइल एक्सरसाइज बता रही हूँ, बट इट्स टोटली वर्थ इट। आपको ये पता चलेगा कि आपकी खुद की गलती क्या थी उस आंसर में, और आप कैसे अपने ही करे हुए काम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसमें बेटर कर सकते हैं। सो आप जब पहली बार लिखें, छोड़ दें उसको, नेक्स्ट डे लिखें। जब आप नेक्स्ट डे लिखें, तो आप जिस टॉपर कॉपी से आप लिख रहे हैं, जैसे कि आई हैव यूज्ड श्रुति शर्मा मैम्स कॉपीज़। सो मैं उनके आंसर से ही कंपेयर करती थी कि यार इन्होंने इतना अच्छा आंसर कैसे लिखा है और मैंने यहाँ पर ये गलतियाँ क्यों करी है। व्हाट वाज़ हर मेंटालिटी, कि वो कैसे उस क्वेश्चन को कॉम्प्रहेंड कर रही थी और किस तरह से वो लिख रही थी, कैसे वो वैल्यूज़ यूज़ कर रही हैं, कैसे वो उसमें एग्जांपल्स यूज़ कर रही हैं, कैसे उस आंसर को वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दे रही हैं, नॉट ओनली द थियोरेटिकल पार्ट बट ऑल्सो द प्रैक्टिकल पार्ट। सो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करिए। हर टॉपर का 2-3 टॉपर हर सब्जेक्ट में उठा लीजिए, 2 तो उठा ही लीजिए, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 उठा लीजिए, उससे आपको पता चल जाता है कंपैरेटिवली भी कौन-सा आपके लिए अच्छा रह रहा है। पीवाईक्यूज़ को लिखिए, तो पीवाईक्यूज़ में मैंने स्ट्रक्चरिंग करती थी मैं, अ, कि वो जो वही वाली यूपीएससी वाली कॉपीज़ होती है, उसमें मैं स्ट्रक्चरिंग करती थी कि इंट्रो में मैं ये लिख दूँगी, बॉडी में मैं ये लिख दूँगी और मेरा कंक्लूजन ये हो जाएगा। 10 मार्कर में मैं 2 पार्ट में पक्का तोड़ती थी और 15 मार्कर में 3 पार्ट में, ये मेरा फिक्स था, ये मेरा नो कॉम्प्रोमाइज़ था। 5-5 पॉइंट्स, 5-5-5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स इधर, 15 पॉइंट्स इधर मिनिमम था। इसके बाद अगर बढ़ सकता है तो मैं इक्वल ही बढ़ाऊँगी, जैसे कि उधर अगर मेरे को 18 पॉइंट्स कर दूँगी 6-6-6 करके। ये चीज़ का मैं प्रैक्टिस करती थी, ध्यान रखती थी। जो मेन वर्ड्स हैं सिलेबस के, उस सब्जेक्ट के, वो आपको यूज़ करने हैं, और थोड़ा कभी ओरिजिनल भी रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनल रखने में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपके, जो आपका खुद का अप्रोच है। जैसे कि अभी जीएस 4 में सब लोग पॉइंट फॉर्मेट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। I've used this time I've used paraform in some questions like the code questions। वो आप एक बार आप करके देखिए, अगर आपको वो यूज़ हो, आपका स्टाइल में बैठ पा रहा है तो। और आई थिंक सब कुछ हो गया है मेरे एंड से। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप पुट अप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भर गया है ये, तो प्लीज़ अब आप भेज दीजिए क्वेश्चंस। I have not made any Telegram channel. How to tackle current affairs? It is that कि करंट अफेयर्स को अपन को जो न्यूज़पेपर है उनसे पढ़ना है। वो तो आपको डेली पढ़ना है, 1-1 घंटा आप टाइम निकाल सकते हैं। सो वो आप पढ़ लीजिए, और मंथली भी आप देख सकते हैं। मैंने मंथली देखा था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद तो मुझे टाइम नहीं मिला। सो आप मंथली देख लो, और प्लीज़ उसको लिमिट रखिए, उसको स्टैटिक से कनेक्ट करिए। मैंने आपको पहले बताया कि अपना जो कंटेंट है उसको आपको लिमिटेड रखना है, कोई मतलब नहीं है। जितने भी आप टॉपर्स हैं वो देखेंगे कि कनिष्क कटारिया सर हो गए, रीना डाबी मैम हो गई है, या फिर अभी वह जो श्रुति शर्मा मैम है, जितने भी टॉपर्स आए हैं सबने एक ही चीज़ बोली है कि प्लीज़ लिमिट योर कंटेंट। यार अगर आप कंटेंट ज़्यादा रखेंगे ना, कंटेंट मल्टीपल सोर्सेस से, देन यू विल बी मिस्ड आउट ऑफ द लिस्ट। सो ये फोमो निकाल दीजिए कि आप, यार ये मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है, यार वो इंसान वो पढ़ रहा है, प्लीज़ ये निकाल दीजिए। अगर आप एक जगह से या 2 जगह से मैथ्स पढ़ेंगे, यू विल नॉट बी मिस्ड आउट ऑफ द लिस्ट। हाँ, सो पहले अपना एक बैकग्राउंड आप तैयार कर लीजिए। इफ़ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास लाइक मी, अगर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस नहीं है,
और आपका कोई और अर्निंग सोर्स नहीं है जो आपको लगता है यूपीएससी अगर नहीं हुआ तो अपन कर पाएँगे। सो एक आप प्लीज़ रखिए कि अपना बैकअप ये है। अ, उसके बाद आप यूपीएससी में आइए। आप कोई सी भी जॉब ले सकते हैं, एसएससी कर रहे हैं या आपका और भी कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। आर ऑल एनसीईआरटी इज़ इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी इज़ नॉट ऑल आर इम्पोर्टेंट, सेलेक्टिवली इम्पोर्टेंट है। एक है हिस्ट्री का, कुछ हिस्ट्री की बुक्स मेरे को लगता था मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी की तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी की 11th-12th की मुझे इम्पोर्टेंट लगती है। इसके अलावा तो नहीं। देखो, मैंने कोई कोचिंग तो यू जॉइन नहीं करी है, बट नाउ-ए-डेज़ आई एम हियरिंग ऑफ नेक्स्ट आईएएस, सो यू कैन ट्राई इट आउट, कैन सी देयर कंटेंट। या दिल्ली रहना है या घर पे जाना है, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। दिल्ली रहना मुझे खुद से इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर ओआरएन में इतना फोमो क्रिएट हो जाता है या आपको इतना डिस्ट्रैक्शन होता है। वो बोलते हैं कि आप अपने पथ से हट जाएंगे, वो मुझे ज़्यादा लगता है वहाँ पर। आप अगर डिसिप्लिन हैं, आपको क्लैरिटी है कि मैं यूपीएससी में क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रही हूँ, आपका वाई वाला जो फैक्टर है वो बहुत सॉलिड है। एक इंटरनल मोटिवेशन है, वो कोई मटेरियल थिंग का नहीं है, वो सर्विस का है। You can do it at your home. I have done it at my home. मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ली थी मैं कॉमर्स ऑप्शनल की, बाकी मैंने खुद से करा था। ये जो आप क्वेश्चन पूछा है नीतीश सिंह ने, मैंने बोला था कि किसी और का स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगा कि आप कितने टाइम तक कितने बार आपको रिवाइज करना है। ये आप देखिए कि आपने अभी तक कैसे पढ़ा है। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट टाइम का या सेकंड टाइम का रिटेंशन है वो बहुत अच्छा है, तो मैं बार बार रिवाइज नहीं करती हूँ। मैं नोट्स बना लेती हूँ उस चीज़ के, दूसरी रीडिंग में फिर मेरे नोट्स ही रिवाइज करती हूँ। और सचिन, आई विल सून अपलोड माई नोट्स है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। कैन यू गेस इन प्रीलिम्स? देखो यार, प्रीलिम्स में वो मैंने देखा था कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप अपना मेंटल कैलिबर एक बार देख लीजिए, आप कैसे परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा आपका गेस लगता है। मेरा नहीं लगता था बहुत ज़्यादा अच्छा गेस, या तो मेरा एकदम ब्लाइंड तुक्का अच्छा होता था, बट बीच का अच्छा नहीं था। जो डाइसी 50-50 टाइप्स ऑफ, वो मेरा अच्छा नहीं था। तो ये प्लीज़ आप खुद का एनालाइज करिए। नोट्स आउट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स और सम लेक्चर्स। सो ये आपका खुद का, अगर आप बुक में से पढ़ सकते हैं एग्जाम के पहले, सो यू कैन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स। बट आपको लगता है कि हमें स्पेक्ट्रम को, इतना मोटा स्पेक्ट्रम देखकर मैं घबरा जाऊंगी, सो प्लीज़ डोंट लाइक मेक नोट्स आउट ऑफ इट। मैं हिस्ट्री से बहुत परेशान रहती थी, तो मैंने उसके बना लिए थे, 15 पेज के नोट्स बना लिए थे मैंने प्रीलिम्स के लिए, जब से मुझे हिस्ट्री को समझ में नहीं आती थी। और जैसे पॉलिटी है तो उसमें मैंने सारे ऑफिसर्स को लिख लिया, प्रेसिडेंट को लिख लिया, गवर्नर, जजेस, सीआईसी, सीबीसी, जितने भी ऑफिसेस हैं सबको लिख लिया। कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, एज क्या होता है उनका, रीजंस क्या होते हैं, वो एक टेबल बना लिया मैंने पूरा। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे जो चीज़ें थी वैसे नोट्स बना लिए थे। यार नो, करंट अफेयर में तो आप प्लीज़ अपना 15 to 20% टाइम इन्वेस्ट करिए। करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करने में टाइम इन्वेस्ट करिए और स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग रखिए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमरान नाजिर। हाँ, सो या इट्स वेरी गुड इफ़ यू सेट यू लाइक सेट, आप आज सोएं तो कल के आप सारे सारे टारगेट्स लिख कर सोएं। आप प्लीज़ थोड़ा ना ओवर एस्टिमेट कर लीजिए खुद को, अंडर एस्टिमेट मत करना। अपन 80% ही अपना अचीव कर पा रहे हैं, अगर आप 100% अचीव कर पा रहे हैं अपना टारगेट, तो आप अंडर एस्टिमेट कर रखे हैं खुद को। एंड माइंडसेट जो कि ना, एक्सेल माइंडसेट बहुत क्लियर रखिए। सेल्फ डाउट में कभी मत आइए, बिलीव इन योर सेल्फ। आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, कीप इट इन माइंड। हाँ, तो रिविजन का मैंने बताया था, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, 24 आवर्स, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज एंड देन 3 मंथ्स। इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स एंड हैविंग द रिटेंशन, and you are giving a first attempt this year. Have you prepared? Oh, don't worry about the answer writing. You can do it in while preparing for the mains. But have you prepared for the prelims? It is very important if you are appearing in the 2026 attempt. Mr. Abhay Kumar, don't worry if your marks are stuck around 70 to 75 marks. मेरे कभी 75 से ज़्यादा नहीं आए थे शुरू में, बट आपको यूपीएससी में प्रिपेयर करना है।
टेस्ट में परफॉर्म नहीं करना है, सॉरी, यूपीएससी में परफॉर्म करना है। अगर आपके उतने से रह रहे हैं, मार्क्स कम रह रहे हैं, रीज़न जानिए कि क्यों मार्क्स कम रह रहे हैं, और फिर आप ये देखिए कि उससे कंटेंट निकालिए। अब ठीक है, आपको नहीं पता था मान लो, उससे कंटेंट निकाल के पढ़ लीजिए। Yeah, I will soon share my notes. I'm trying. If you're prepared, Anshika Verma, then you can for sure give the attempt. But आपको लगता है कि देखो, अटेम्प्ट जब देना जब आप मेंस प्रिपेयर हो, डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। हाँ, ये 50-50 वाला जो प्रॉब्लम है इसमें, प्लीज़ अपना नॉलेज पार्ट जो अपन जब पढ़ते हैं और रिवाइज़ करते हैं तभी ये सॉल्व हो सकता है। क्योंकि 50-50 वाला जो प्रॉब्लम है वो जब आता है जब अपन ने सही से पढ़ा नहीं होता है। तो प्लीज़ उसको रिवाइज़ करिए। हाँ, तो मिस्टेक्स मेरी देखो, मेरी प्रीलिम्स में मेजर मिस्टेक रही है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी 2021 वाले में, कि मैंने पीवाईक्यूज़ को इग्नोर कर दिया था। सो प्लीज़ डोंट डोंट इग्नोर। मैंने करंट अफेयर्स को ओवरडू कर दिया था। स्टैटिक मेरा बहुत वीक था फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2 मिस्टेक्स बहुत बड़ी थी मेरी। एंड देखो, मेरा जो नहीं हुआ वो इसलिए मेरा, क्योंकि 1 साल तो मेरा ऑप्शन में थोड़ा कम स्कोर रह गया था, क्योंकि मैंने ऑप्शन के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट माय ऑप्शन कि ऑप्शन मेरे मार्क्स आ जाएँगे। बट वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया है। बाकी दोनों अटेम्प्ट मेरे इंटरव्यू में कम थे मार्क्स, तो इस वजह से मेरा नहीं हुआ। तो मैंने ये सब मिस्टेक्स कैसे न कैसे सॉल्व करी। जीएस में मेरा स्कोर हमेशा से डिसेंट रहा है। Yeah, it is very realistic to aim for 2027. I do not know about the father and mother like mismatch thing. सो मैंने हर चीज़ की कोचिंग नहीं ली है, हर चीज़ की वीडियोज़ नहीं देखे थे। मेरे को बहुत प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ने की आदत है, तो शुरू में मैंने नोट्स बना लिए थे, टॉपर के निकाल लिए थे इस रीज़न से कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देख सकती हूँ। तो उनको आप प्रिंट करिए, लिखिए, और उसको वहाँ से फिर आप बाद में एडिट कर लीजिए उनके नोट्स को। थोड़ा प्रिंट का आपका पैसा लगेगा या पेज वेस्ट होंगे, बट बाद में आपको मदद मिल जाएगी, या फिर आप उन्हीं से पढ़ लीजिए, थोड़ा बल्कि हो जाएगा। बट ये जो अपना जो फटीग होता है ना, स्क्रीन फटीग, वो नहीं होगा। My mistakes again, I'm saying, lack of answer writing practice, not having the proper time management, overdoing current affairs, and not focusing on the PYQs. देखो, मेरे को इम्पॉसिबल तो नहीं लगा, बिकॉज़ मेरे को बहुत क्लैरिटी थी कि मैं कर तो लूँगी कभी। ये हो गया इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट लास्ट ईयर में मेरा जो सबसे बड़ा डाउनफॉल आया था, डिफ़िकल्ट मोमेंट था, वो 2023 वाला अटेम्प्ट था, बिकॉज़ उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड तो बस मैं उस टाइम यही सोच कर खड़ी हुई थी। मेरे को मेंटल क्लैरिटी थी कि मेरे को करना है, मैं करूँगी। अपन जब फेल हो जाते हैं तो ये मत सोचिए कि यार मैं फेल हो गई। ये सोचिए कि यार मैंने कुछ तो मिस्टेक करी होगी। आप प्लीज़ एट्रीब्यूट मत करिए किसी एक्सटर्नल थिंग पे। एट्रीब्यूट ऑन योरसेल्फ ओनली, कि मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी मेरी प्रिपरेशन में, इस बार मैं उनको रेक्टिफ़ाई करूँगी, मैं उनसे सीख लूँगी। प्लीज़ आप अपने पर ही ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि उस दिन मौसम गर्म था तो मेरा दिमाग नहीं चला, या इस बच्चे ने शोर मचा दिया था, या मेरे घर में शादी आ गई थी, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बोल दिया। ये सब पे प्लीज़ एट्रीब्यूट मत करिए। अम, अ, नितिश सिंह, सो ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ हुआ तो नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। देखो, आप ये मत समझिए कि कोई क्वेश्चन आपके मतलब आपके बुक से ही आएगा। जनरल स्टडीज़, यू आर जस्ट गैदरिंग सम कंटेंट, आप अपने उसको दिमाग में डाल रहे हो, आपका दिमाग उसे प्रोसेस कर रहा है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिख रहे हो। ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर रट्टा मारा और एग्ज़ाम में लिखा है अपन। ये बहुत एनालिटिकल एग्ज़ाम है। आपका एनालिसिस और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही हेल्प करेगी। सो जो क्वेश्चन आया है उसका डिमांड समझिए, उसमें 1 या 2 डिमांड होगी, उसमें आपको क्या लगता है वो लिखिए। उसके बाद आप इम्प्रूव करिए, अच्छा ठीक है, इसमें ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मुझे ये बुलेट पॉइंट में डालना था, मुझे इसको हेडिंग देनी थी। उसके बाद आप वैसे इम्प्रोवाइज़ करिए।
देखो प्रैक्टिस से आएगा, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार नहीं माननी है। ये देखो रिवीजन की जो कमी मैंने आपको बता दी थी, 24 आवर्स, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज एंड 3 मंथ्स। सिली मिस्टेक्स प्लीज़ मत करिए। आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, सामने स्टिकी नोट चिपका लीजिए कि मैं ओएमआर गलत भर रहा हूँ, या फिर मैंने ना आते हुए भी गलत कर दिया। प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत करिए। आई थिंक मैंने सारे टॉपर नोट्स आपको बता दिए हैं। शुभम अग्रवाल सर के नोट्स यूज़ करे हैं मैंने, कनिष्क कटारिया सर के नोट्स यूज़ करे हैं मैंने, शिवानी गोयल एंड शुभम अग्रवाल सर फॉर दी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, एंड जयंत नाटा सर के नोट्स यूज़ करे हैं। आई थिंक हो गया है। We can close it. Bye. Thank you so much for such a peaceful audience and all the best from my side. मैं जल्दी मेरा notes upload कर लूँगी. And editorials, yeah, I used my no editorials from the newspaper. Okay, thank you so much. You can see my journey on my Instagram. My mark sheets are uploaded over there. Okay, thank you.